İslam İşbirliği Teşkilatı'na yine Filistin meselesi üzerine नमस्ते। जिस ओआईसी के भरोसे पाकिस्तान दशकों तक उछलता रहा, उसी ओआईसी को भारत ने इस कदर ध्वस्त कर दिया कि आज यह संगठन सिर्फ नाम का रह गया है। पाकिस्तान ने हमेशा यह सपना देखा था कि 57 मुस्लिम देशों का यह बड़ा मंच उसकी ढाल बनेगा और हर बार कश्मीर के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेर लेगा और इस्लामी एकजुटता के नाम पर भारत को अलग थलग कर देगा। लेकिन हकीकत ने सबके सामने ऐसा सच खोल दिया है कि अब पाकिस्तान के पास न आवाज बची है और न ही सहारा बचा है। यह कहानी सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि उसने भारत की है, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत गठजोड़ों में नहीं बल्कि आत्मविश्वास, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में होती है। शुरुआत यहीं से होती है कि ओआईसी का गठन 1969 में हुआ था और तभी से पाकिस्तान इसे अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा। हर साल पाकिस्तान वहां बैठकों में कश्मीर का मुद्दा उठाता, भारत को बदनाम करने की कोशिश करता और उम्मीद करता कि दर्जनों देश उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन भारत ने इस संगठन की कमजोरी को बहुत पहले पहचान लिया था। भारत समझ गया था कि ये 57 देश दिखावे के लिए एकजुट हैं, लेकिन असल में इनमें इतनी गहरी दरारें हैं कि इन्हें कभी भी एकमत नहीं किया जा सकता। यही दरारें भारत के लिए अवसर बन गई और पाकिस्तान की रणनीति के ताबूत में कील साबित हुई। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब 2019 में ओआईसी ने पहली बार भारत को अपनी बैठक में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया। उस वक्त भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंच से भाषण दिया और पाकिस्तान बाहर ही बैठा रह गया। यही वो पल था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान का दावा जितना भी बड़ा हो, असल में ओआईसी भारत से दूर नहीं रह सकता। पाकिस्तान ने खूब विरोध किया, यहां तक कि बहिष्कार करने की धमकी दी, लेकिन अरब देशों ने साफ कर दिया कि भारत को बुलाया जाएगा। यही वह भारत था जो कभी ओआईसी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता था और अब वह सबसे सम्मानित अतिथि बन चुका था। पाकिस्तान की कूटनीति वहीं से धराशायी हो गई। अब जरा आर्थिक आंकड़े देखिए। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बामुश्किल 340 अरब डॉलर पर अटकी हुई है। यानी सिर्फ एक भारत की ताकत पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व पर भारी है। तेल और गैस बेचने वाले मुस्लिम देश जानते हैं कि भारत उनका सबसे बड़ा बाजार है। सऊदी अरब से भारत हर साल 42 अरब डॉलर का तेल खरीदता है। यूएई से 30 अरब डॉलर का व्यापार होता है और कतर से भारत को 8.5 मिलियन टन एलएनजी मिलती है। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर भारत इन देशों से मुंह मोड़ दे तो उनकी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ऐसे में ओआईसी का कोई भी सदस्य पाकिस्तान के लिए अपनी दौलत को खतरे में नहीं डाल सकता। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि जो देश कभी उसके लिए आईएमएफ से पैसा दिलवाते थे, वही अब मदद देने से बच रहे हैं। 2021-24 के बीच पाकिस्तान कई बार दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा। उसे सऊदी, यूएई और चीन से बार बार कर्ज मांगना पड़ा, लेकिन मदद भी शर्तों के साथ मिली। सोचिए, जिस मंच पर वह भारत को गालियां दिलवाता था, अब वहां उससे यही कहा जाता है कि पहले खुद अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करो। और भारत व अरब देशों के साथ अरबों डॉलर के रक्षा सौदे कर रहा है। 2022 में यूएई ने भारत के साथ CEPA यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। सऊदी अरब ने 100 अरब डॉलर निवेश का वादा किया। भारत ने बहुत सोच समझकर एक लंबा रास्ता चुना। उसने कभी ओआईसी को सीधे चुनौती नहीं दी। उसने पाकिस्तान जैसा बवाल नहीं काटा, बल्कि उसने खेल को बिल्कुल अलग स्तर पर खेला। भारत ने सीधे उन देशों को साधा जिनकी ओआईसी में सबसे ज्यादा ताकत थी। इनमें खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और ओमान आते हैं। भारत जानता था कि अरब देशों की अर्थव्यवस्था तेल और गैस पर टिकी है और इस तेल गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक भारत है। आंकड़े आपको झटका दे सकते हैं। भारत हर साल खाड़ी देशों से 100 अरब डॉलर से ज्यादा का तेल और गैस खरीदता है। भारत के 90 लाख से ज्यादा भारतीय प्रवासी खाड़ी देशों में काम करते हैं। यह ओआईसी की जनसंख्या का लगभग 5% हिस्सा है।
ये प्रवासी हर साल भारत में औसतन 40 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम भेजते हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही खाड़ी देशों की भी रीढ़ है। यानी भारत सिर्फ ग्राहक नहीं है, बल्कि उन देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाने वाली धुरी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार हमेशा कश्मीर रहा है, लेकिन वहाँ भी भारत ने उसे पछाड़ दिया। जब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या ओआईसी में कश्मीर का मुद्दा उठाता है तो कुछ औपचारिक बयानबाजी तो होती है, मगर उसके बाद सब चुप। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देगा। यहाँ तक कि यूएई ने 2019 में भारत को आबू धाबी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, ठीक उस वक्त जब पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में दौड़ रहा था। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा अपमान था, क्योंकि जिसे वह मुस्लिम देशों का सामूहिक हथियार मानता था, वही देश भारत को सम्मान दे रहे थे। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 हटा दिया। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसे लगा कि अब पूरा ओआईसी भारत के खिलाफ एकजुट हो जाएगा, बयान देंगे, आपात बैठकें होंगी। इमरान खान सरकार में तो यकीन था कि ओआईसी भारत का आर्थिक बहिष्कार तक करेगा, लेकिन हुआ क्या? ओआईसी ने हाँ ना वाला एक कमजोर बयान जारी किया। उसके बाद पूरी तरह खामोशी। पाकिस्तान गुस्से में तड़प उठा। इमरान खान कई बार खुलकर ओआईसी को धमकी देने लगे कि अगर उसने कश्मीर पर मजबूत कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान नया संगठन बना लेगा। यहाँ तक कि उन्होंने मलेशिया, तुर्की, ईरान और कतर से मिलकर मिनी ओआईसी का विचार भी पेश किया। लेकिन जैसे ये बातें सऊदी अरब और यूएई तक पहुंची, पाकिस्तान को फटकार लगाई गई। नतीजा देखिए, खेल यही खत्म हो गया। ओआईसी ने सिर्फ औपचारिक बयान दिए और असल में भारत को नाराज करने से बचा। भारत ने सिर्फ अर्थव्यवस्था और कूटनीति से ही नहीं, बल्कि सैन्य ताकत से भी यह खेल खत्म किया। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना रखता है। उसके पास परमाणु हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और सबसे बढ़कर उसकी छवि एक जिम्मेदार शक्ति की है। पाकिस्तान भले ही परमाणु ताकत हो, लेकिन उसकी पहचान एक आतंकवाद पनाह देने वाले देश की बन चुकी है। जब कोई संगठन आतंकवाद को लेकर गंभीर हो तो पाकिस्तान की आवाज वहां कैसे सुनी जाएगी? यही कारण है कि ओआईसी के मंच पर भी पाकिस्तान का कश्मीर राग असर नहीं डालता है, बल्कि उसे ही कटघरे में खड़ा कर देता है। भारत की विदेश नीति का कमाल यह है कि उसने एक साथ सबको साध लिया। एक और भारत इजराइल से रक्षा और तकनीक में साझेदारी करता है, तो दूसरी ओर सऊदी अरब और यूएई से ऊर्जा और व्यापार में। ईरान से भी भारत चाबार पोर्ट और तेल के जरिए रिश्ते बनाए रखता है। यह संतुलन इतनी बारीकी से गढ़ा गया है कि कोई भी मुस्लिम देश भारत से दुश्मनी मोल देने की हिम्मत नहीं करता। पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश करे, भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ताकत उसके खिलाफ सभी दरवाजे बंद कर देती है। स्थिति यह है कि पाकिस्तान ने जिस संगठन को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा था, वही संगठन अब उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2024 के बीच ओआईसी ने भारत के खिलाफ सिर्फ कुछ सामान्य बयान दिए, जबकि उसी अवधि में भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार दोगुना हो गया। पाकिस्तान बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन अरब देश खामोश रहकर भारत के साथ समझौते करते रहे। यह खामोशी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। आज हालात यह है कि पाकिस्तान की जनता खुद पूछने लगी है कि ओआईसी का पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ। न कश्मीर का मुद्दा आगे बढ़ा, न आर्थिक मदद मिली, नहीं कोई बड़ा इस्लामी देश भारत के खिलाफ खड़ा हुआ। उल्टा यही ओआईसी देश भारत को अपने सबसे बड़े साझेदार की तरह देखते हैं। यानी पाकिस्तान का भरोसा वहीं जाकर टूट गया जहां उसने सबसे ज्यादा दांव लगाया था। भारत ने एक झटके में नहीं, बल्कि कदम दर कदम यह खेल खत्म किया। पहले अर्थव्यवस्था मजबूत की, फिर कूटनीति से अरब देशों को साधा, और जब सही वक्त आया तो सैन्य ताकत दिखाकर सबको यह यकीन दिला दिया कि भारत को नजरअंदाज करना असंभव है। पाकिस्तान चाहे जितना शोर मचाए, ओआईसी आज भारत के आगे झुका हुआ दिखता है। और यही वजह है कि लोग यह देखकर हिल जाते हैं कि पाकिस्तान जिस ओआईसी के भरोसे उछलता था, वही ओआईसी अब भारत की ताकत का प्रमाण बन चुका है। कहानी का निचोड़ यही है कि गठजोड़ों का शोर कभी भी असली ताकत नहीं होता। असली ताकत अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सैन्य शक्ति होती है। भारत ने यह तीनों अपने पक्ष में कर लिए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहारा उसी के लिए बोझ बन गया। आज जब पाकिस्तान ओआईसी का नाम लेता है तो लोग हंसते हैं,
क्योंकि सब जानते हैं कि जिस मंच पर भारत सम्मानित अतिथि हो चुका है वहां पाकिस्तान सिर्फ एक शोर मचाने वाला मुल्क रह गया है। यही वह झटका है जिसने पाकिस्तान की कूटनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में और भी चमका दिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।